डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता फ्रॉम भारती ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दुर्ग। और आज हम बीटेक एग्रीकल्चर फॉर थर्ड ईयर फॉर फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि सब्जेक्ट आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, जिसका कोड है आपका EB5312। आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं एग्रीगेट्स के ऊपर। एग्रीगेट्स क्या है? एग्रीगेट्स एक बिल्डिंग मटेरियल है। ठीक है, एग्रीगेट्स क्या है? एक बिल्डिंग मटेरियल से। ये कहाँ से हमको मिलता है? ये हमको मिलता है रॉक्स के थ्रू। ठीक है, रॉक्स स्टोन्स के थ्रू हमको मिलता है। इसका डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके शेप हो सकते हैं, इसका टेक्सचर डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन पर्पस में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, किन साइज़ के एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज जो भी डिस्कशन होगा वो कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट्स के ऊपर होगा। मतलब कि वो एग्रीगेट जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्क में हमको हेल्प करते हैं। ठीक है, अब वो हेल्प कैसा हो सकता है? वो हो सकता है कि आप इस एग्रीगेट्स का यूज़ करके आप कंक्रीट बनाएं। हो सकता है इस एग्रीगेट्स का आप यूज़ करके आप मोर्टार बनाएं, जो कि आपका प्लास्टरिंग वर्क में यूज़ होगा। कंक्रीटिंग कहाँ यूज़ होता है? आपका कंक्रीट, आपका जो घर बना हुआ होता है वो पूरा कंक्रीट से बना होता है। उसमें साथ साथ उसमें रेनफोर्समेंट तो ऐड ही होता है, बट खाली आप रेनफोर्समेंट से तो घर नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? उसको एक कंक्रीट भी वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। वो कंक्रीट को स्ट्रेंथ कौन प्रोवाइड करता है? वो आपका स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है पूरा आपका एग्रीगेट्स। सीमेंट्स क्या काम कर रहा है? वो सिर्फ बाइंडिंग एजेंट का काम कर रहा है, बट जो एग्रीगेट जो मेन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो एग्रीगेट प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसमें भी हम दो टाइप के एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो एग्रीगेट्स क्या बोलता है। एग्रीगेट्स क्या बोल रहा है? देखो, एग्रीगेट इन बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज फॉर मिक्सिंग विद सीमेंट। मतलब कि हम एग्रीगेट्स का हम अपने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर रहे हैं इस मटेरियल को फॉर द मिक्सिंग विद सीमेंट। सीमेंट से जब मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है? ये एग्रीगेट, ये बनता है हमारा कंक्रीट। ठीक है, अब इसमें सीमेंट जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो हम दो टाइप के एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, मतलब कि सैंड और गिट्टी, जो कि आमतौर पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्या बना? हमारा कंक्रीट बना। अगर हम इसी को, जो बिट्टूमीन आता है, बिट्टूमीन मतलब कि जो डामर होता है, उस डामर को हम क्या करते हैं? उस डामर में हम जीरा गिट्टी जो भी हमारा यूज़ होता जो होता है उसको हम क्या करते हैं? मिक्स करते हैं और गर्म करते हैं। उससे हमारा क्या तैयार होता है? हमारे को जब रोड पेवमेंट बनाना होता है, रोड बनाना होता है डामर का या बिट्टूमीन का, तब हम इसका यूज़ करते हैं, इस एग्रीगेट को वहाँ पे मिक्स करके। ठीक है, तो ये देर आर एन नंबर ऑफ एग्रीगेट्स का वर्क है। ठीक है, हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है? ये हमको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, और क्या प्रोवाइड करता है हमको? ये रेजिस्टेंस ऑफर करता है अगेंस्ट वियर एंड टीयर। ठीक है, तो देर आर एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड देर आर एन नंबर ऑफ वर्क्स विच इज़ प्रोवाइड एग्रीगेट्स। ठीक है, अब इसके क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जियोलॉजिकल ओरिजिन, मतलब कि क्या, जो एग्रीगेट्स हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इसके सोर्स के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो बेसिकली सोर्स यहाँ पे दो टाइप का है, पहला नेचुरल है, दूसरा आर्टिफिशियल है। ऑन द बेसिस ऑफ साइज क्या है? ऑल इन एग्रीगेट एंड ग्रेडेड एग्रीगेट, ये डिस्कस करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ शेप, एंगुलर एंड फ्लैकी। और इसमें और भी होते हैं, जैसे कि आपका इसमें एंगुलर के साथ साथ इलोंगेटेड भी होता है, इलोंगेटेड के अलावा राउंडेड भी होता है, राउंडेड के अलावा फ्लैकी भी होता है। ये हो गया आपका। और लास्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट, मतलब नॉर्मल, हैवी और लाइट। ठीक, अब जियोलॉजिकल ओरिजिन के बारे में बात कर लेते हैं। नेचुरल और एग्रीगेट, मतलब कि वो जो नेचुरली हमको ऑब्टेंड हो रहा है, कहाँ से? ये हमको ऑब्टेंड हो रहा है रॉक्स के थ्रू। ठीक है, कौन कौन से रॉक्स है वो आगे देखेंगे। ठीक है, कैसे ऑब्टेंड हो रहा है? बाय दी वेदरिंग एक्शन। ये क्या क्या हो सकते हैं आपका? फिजिकली हो सकते हैं, केमिकली भी हो सकते हैं, और ये हो गया आपका वेदरिंग एक्शन के थ्रू हमको ये मिल रही है। ठीक है, सबसे ज़्यादा हम इग्नियस रॉक्स के यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारा नेचुरल एग्रीगेट के रूप में, क्योंकि सबसे स्ट्रॉन्ग वही होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है आपका इग्नियस रॉक। ठीक है, देन आर्टिफिशियल रॉक, मतलब कि ये रॉक हम लोग जनरली आरसीसी वर्क्स में यूज़ नहीं करते। ठीक है, इसका आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स कैसे बनता है आपका? थ्रू ब्रोकन ब्रिक्स, मतलब कि वो ब्रिक्स जो ढंग से यूज़ नहीं किया होगा। मान लो जैसे कि हमारे पास कोई एक ब्रिक आया, कंप्लीट ब्रिक्स। ठीक है, वो मान लो किनारा उसका टूट गया, या हल्का सा वो थोड़ा सा डैमेज हो गया, या कुछ भी एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकते हैं। अगर तो वो क्या होता है, हम उसको कंस्ट्रक्शन पर्पस में यूज़ नहीं कर पाते, तब हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं? एज अ एग्रीगेट भी यूज़ कर सकते हैं। किस लिए कर सकते हैं? फॉर दी मास कॉन्क्रीटिंग। कहाँ पे? आपके फाउंडेशंस में। ठीक है, और क्या है? ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। ठीक है, और क्या है? सिंथेटिक एग्रीगेट्स। तो ये सब इससे क्या हो गया? नॉर्मल आर्टिफिशियल एग्रीगेट्स हो गए। ठीक है, अब इसमें सोर्स की हम बात कर रहे थे, क्या क्या सोर्स था देखे थे हमने नेचुरली का। ये हमको कहाँ से ऑब्टेंड हो रहा था? रॉक से। इसके एग्जांपल क्या है इग्नियस रॉक्स के?
ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डोलराइट। ठीक है, यहाँ से हमको मिलता है नेचुरल एग्रीगेट्स। सबसे बेस्ट क्वालिटी के एग्रीगेट्स यहीं से हमको प्राप्त होता है, हमको मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका सेडिमेंट्री रॉक। इसके एग्जांपल लें तो लाइमस्टोन है, सैंड है, स्टोक है, चाक है, जिप्सम है, कंकर है। अब इसका यूज़ क्या कर रहे थे हम, इस एग्रीगेट का हम यूज़ कर रहे थे आपका सीमेंट विमेंट ये सब फॉर्म करने में। ठीक है, और क्या देखो, मेटोमॉर्फिक रॉक, स्लेट्स एंड मार्बल। ठीक है, इसका भी डिफरेंट डिफरेंट यूज़ है। जैसे कि आप मार्बल आप देखे होंगे आजकल घरों में, ऐसे टाइल्स वर्क में भी, एस्थेटिक लुक्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीगेट्स का सिर्फ ये काम नहीं कि सिर्फ हमको कंक्रीट बनाना है, या फिर देर आर एन नंबर ऑफ वर्क्स। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया हमने, यूजेस क्या है इसका, कंक्रीट बनाना, रोड वर्क में यूज़ करना। रोड वर्क में देखो सीसी रोड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। इस सीसी रोड में जो कंक्रीट बना हुआ है ये किसका बना हुआ है, ये बना हुआ है आपका सीमेंट, गिट्टी और रेत और सम वाटर। ठीक है, तो ये हो गया। और कहाँ यूज़ होता है, रेलवे में। आप देखे होगे जब रेलवे ट्रैक बेचता है तो उसके नीचे बहुत बड़ी बड़ी गिट्टी डाली जाती है जिसको हम बलास्ट बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका, यहाँ पे भी इसका यूज़ होता है। ये क्या काम करता है, ये कुशन का काम करता है ये रेलवे ट्रैक्स के लिए। ठीक है, जो भी लोड आता है, हैवी लोड्स, वो क्या करता है, ये जो गिट्टी होती है उसको आसानी से ट्रांसफ़र कर देती है ग्राउंड्स में। ठीक है, और पटरी अपनी जगह पे एज इट इज़ रहता है। ठीक है, बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रही है यहाँ पे। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू साइज़। तो देखो, अकॉर्डिंग टू साइज़ हम लोग को सबसे पहले ना एक IS यूज़ करना पड़ता है साइज़ को क्लासीफाई करने के लिए। वो IS कैसा दिखता है, ये IS ऐसा दिखता है। मतलब कि हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के चलनी जिसको बोलते हैं हिंदी में, ये चलनी होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसके साइज़ होते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होते हैं, और इन साइज़ के थ्रू हम पास करा के हम बताते हैं कि कौन सा एग्रीगेट कोर्स है, कौन सा फाइन है। तो उसके लिए क्या स्टडी है देखते हैं। तो देखो, कोर्स एग्रीगेट के लिए क्या बोल रहा है, कोर्स एग्रीगेट बोल रहा है वो एग्रीगेट जो कि 80 mm के सीव, मतलब कि 80 mm सीव क्या, अगर मान लो ये आपका कोई चलनी है, ठीक है, जिसको मैं सीव बोल रहा हूँ, और उसमें क्या होते हैं, ऐसे से जाली लगे होते हैं। ठीक है, और उन जाली से, ये जो जाली का जो साइज़ होता है ये होता है 80 mm, मतलब कि 80 mm, ये जो साइज़ होता है ये 80 mm कहलाता है। ठीक है, ये 80 mm का होता है। मतलब कि अगर आप एक 80 mm का, अगर आप एक पत्थर लेंगे और इसे पास करेंगे तो इसे पास हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वो एग्रीगेट विच इज़ पासिंग थ्रू फ्रॉम 80 mm IS सीव। IS मतलब क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड सीव। मतलब कि हमारे इंडिया में एक, इस मटेरियल्स को क्लासीफाई करने के लिए हम इस सीव का यूज़ करते हैं। मतलब कि जिसको हम बोल रहे हैं इंडियन स्टैंडर्ड IS सीव। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोर्स एग्रीगेट विच इज़ पास थ्रू फ्रॉम 80 mm, मतलब कि 80 mm वाले सीव से पास हो जाए और रिटेंड हो जाए किससे वाले से, 4.75 वाले IS सीव से। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, कोर्स एग्रीगेट। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ग्रेवल। तो जो ग्रेवल होता है हम अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में जो यूज़ करते हैं, उसका जो साइज़ होता है, बेसिकली हम कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए हम 80 mm से जो पास होता है वो, और जो 4.75 से से रिटेंड होता है हम उसका यूज़ करते हैं एज अ ग्रेवल के रूप में। जिसका यूज़ कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आपका यूज़ देखने को मिलेगा जब हम कंक्रीट बनाते हैं तब इसका यूज़ करते हैं। जनरली कंक्रीट बनाने के लिए हम 40 mm से पास कराया वाला एग्रीगेट यूज़ करते हैं। मतलब कि वो ग्रेवल जो 40 mm से पास हुए और 4.75 से रिटेंड हो जाए, वो वाला हम ग्रेवल यूज़ करते हैं। ठीक है, 40 mm से ऊपर का हम यूज़ नहीं करते ग्रेवल। बट जो कोर्स एग्रीगेट जो क्लासीफाई किया गया वो ऐसा क्लासीफाई किया गया कि जो 80 mm से पास होगा और 4.75 से रिटेंड होगा वो हमारा कोर्स एग्रीगेट कहलाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट वो एग्रीगेट होता है जो पास कर जाए ISU से। मतलब कि वो एग्रीगेट जो पास कर जाए 4.75 mm ISU से। ठीक है, मतलब कि क्या, पास कर जाए 4.75 ISU से और रिटेंड हो जाए किससे, 0.45 mm से, सॉरी 0.15 mm से। ठीक है, 0.15 mm ISU से, उसको हम क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट। इसका एग्जांपल देख लो, क्या इसका एग्जांपल है आपका, इसका एग्जांपल आपका सैंड, रेत जिसको आप बोलते हो देखे होंगे आज। ठीक है, स्टोन डस्ट इसको भी आप देखे होंगे, सिंडर एंड सुर्खी। ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। अब बात करते हैं फाइन। ठीक है, सैंड। सैंड आप सभी जानते हैं क्या होता है। ठीक है, सैंड देखे भी होंगे। ठीक है, तो ज़्यादा मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करूँगा। तो बेसिकली जब कभी भी आपको पूछा जाए फाइन एग्रीगेट्स क्या होता है तो आपको बताना है, वो क्या बताना है आपको, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वो एग्रीगेट्स होता है, वो एग्रीगेट होता है सैंड जो कि 4.75 से पास होता है और 0.15 से रिटर्न हो जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैंड। ठीक है, और क्या होता है, सेल क्या होता है,
देखो क्या लिखा हुआ है, द फर्स्ट टाइप ऑफ फाइन एग्रीगेट इज सैंड। सैंड इज ए लिटिल पार्टिकल्स ऑफ सिलिका, ठीक है। लार्जर पार्टिकल कैरेक्टराइज्ड एज ग्रेवल एंड स्मॉलर पार्टिकल्स आर कैरेक्टराइज्ड एज सिल्ट और क्ले, ठीक है। तो सैंड्स को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आपको सैंड पता ही है क्या होता है, ठीक है। अब इसके तीन टाइप के सैंड्स हम यूज़ करते हैं जनरली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में। कौन कौन से? पिट सैंड, रिवर सैंड एंड सी सैंड। देखो पिट सैंड क्या होता है, जनरली ये इसका पिक्चर्स देखते हैं, ठीक है। ये जनरली हम लोग कहाँ से ये जो सैंड हमको मिलता है, ये नॉर्मली जब आप ज़मीन को खोदोगे 2-3 मीटर लगभग डिगिंग करेंगे, तो डिगिंग के बाद हमको एक जो सॉइल्स की लेयर जो मिलती है, हमको जो सॉइल मिलता है वो होता है बेसिकली सैंड, ठीक है। थोड़ा सा सैंडी टाइप का हमको वहाँ पे सॉइल्स मिलता है, बेसिकली वो आपका पिट सैंड होता है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पिट सैंड इज ए नेचुरल एंड कोर्स टाइप ऑफ सैंड विच इज एक्साइटेड बाई डिगिंग 2 to 3 मीटर अंडर नीथ द ग्राउंड। ग्राउंड को अगर आप 2-3 मीटर खोदोगे तो आपको जो सॉइल की लेयर मिलती है वहाँ से हमको ये सैंड मिलना स्टार्ट होता है, ठीक है। जनरली इसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड इन ऑरेंज होता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, दिस सैंड ग्रेन्स आर फ्री फ्रॉम साल्ट्स, hence it does not react with moisture content present in atmosphere. Due to its superior binding properties, pit sand is used in construction, ठीक है। लास्ट क्या बोल रहा है, पिट सैंड इज ए कोर्स टाइप ऑफ सैंड एंड दिस इज नॉट रिकमेंडेड इफ द सैंड इज मोर कोर्सर देन एक्सेप्टेबल लिमिट, ठीक है। जो भी इसकी एक्सेप्टेबल लिमिट होगी सैंड्स की, अगर इससे ज़्यादा हमको मिलता है उससे ज़्यादा साइज़ में, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। अब वो क्या है हमने भी डिस्कस किया थोड़ा देर पहले कि कौन सा होना चाहिए साइज़, क्या है हमको कोर्स फाइन एग्रीगेट्स के लिए, कि वो एग्रीगेट्स जो आपका 4.75 से पास हो जाए और 0.15 से रिटेन हो जाए। अगर ये इससे ज़्यादा हमको इससे ज़्यादा साइज में अगर ये पिट सैंड मिलता है तो हम इसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये आपका है पिट सैंड, क्या है आपका पिट सैंड, ठीक है। ये हो गया आपका पिट सैंड। आमतौर पर ये हमको छत्तीसगढ़ के एरिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सिलिका की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होती है। उड़ीसा साइड भी आपको ये सब देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या, रिवर सैंड। ये देखो नाम से समझ में आ रहा है, ये सैंड कहाँ से हमको ऑब्टेंड होता है, रिवर से, ठीक है। पिक्चर्स देख सकते हो आप, सबसे ज़्यादा यूज़ किया हम ज़्यादातर हम यही सब देखते हैं इस टाइप के सैंड्स को कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। क्या बोल रहा देखो, रिवर सैंड इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैंक ऑफ रिवर्स एंड रिवर बेड्स। क्या बोल रहा है, ये जो रिवर सैंड होता है ये हमको कहाँ से मिलता है, एक तो रिवर बैंक से मिलता है, दूसरा रिवर के बेड से मिलता है, ठीक है। इट इज़ यूजुअली इन वाइट एंड ग्रे कलर, ठीक है, एंड हैज़ ए वेरी फाइन क्वालिटी, ठीक। क्या बोल रहे हैं, वाइट इन कलर और वाइट एंड ग्रे कलर में होता है और बहुत ही इसकी जो क्वालिटी होती है कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा फाइन होती है, ठीक है। रिवर सैंड इज़ वेल ग्रेडेड, ठीक है। बेसिकली देखो तीन टाइप का ग्रेड होता है, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड एंड यूनिफॉर्म ग्रेडेड। तो पहले मैं आपको ये ग्रेडेड समझा देता हूँ क्योंकि ये टर्म बार बार आएगा। देखो वेल ग्रेडेड का मतलब क्या होता है, जो साइज़ है आपका, एक सेकेंड, वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड का मतलब होता है कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेल ग्रेडेड। क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा, देखो अगर सेम साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, मतलब कि अगर यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, सेम साइज़ के, मान लो इसका डायमीटर 10 mm है, इसका भी डायमीटर 10 mm है, इसका भी डायमीटर 10 mm है, तो जब ये क्या होंगे ढंग से, इसमें क्या हो जाएगा, वाइट्स रह जाएगा, वाइट्स रह जाएगा, पोर्स रह जाएगा, ठीक है। अगर मान लो यही यूनिफॉर्म मतलब कि वेल ग्रेडेड होता, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के पार्टिकल्स होते, तो हो सकता है कि ये मान लो तीन अगर आपका 10 mm के हैं, तो हो सकता है कि कुछ 8 mm के होंगे, कुछ हो सकता है 9 mm के होंगे, कुछ हो सकता है 7 mm के होंगे, कुछ हो सकता है 6 mm के होंगे। उससे क्या होगा, यहाँ पे वाइड्स नहीं होंगे, वाइड्स नहीं होंगे तो क्या होगा, ये आपका पोरस नहीं बनाएगा अपने स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। तो इसीलिए वेल जो क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे टर्म आया था, क्या आया था टर्म, यूजली फाइन, वेरी फाइन क्वालिटी, रिवर सैंड इज़ वेल ग्रेडेड, इसीलिए यहाँ पे टर्म यूज़ किया वेल ग्रेडेड, ठीक है। एंड इट इज़ गुड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्क्रीट एंड मशीनरी वर्क, ठीक है। जनरली हम इस टाइप के रिवर सैंड्स होता है सबसे बेस्ट सैंड होता है कोई भी आपके कॉन्क्रीट बनाने के लिए, फिर कोई भी मशीनरी वर्क्स के लिए, ठीक है। अब मशीनरी वर्क्स जैसे भी हम डिस्कस कर चुके हैं, नंबर ऑफ वर्क्स है मशीनरी में, जैसे कि स्टोन मशीनरी है, ब्रिक मशीनरी है, ठीक है। और कॉन्क्रीटिंग में आपको पता ही है, कॉन्क्रीट में ये क्या काम करता है, ये स्मूथ सरफेस हमको प्रोवाइड करता है एक, ठीक है।
और जो भी एग्रीगेट्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या करता है ये एज अ वॉइड्स को फिल कर देता है वहाँ पे, ठीक। और क्या बोल रहा है देखो, द नेचुरल रिवर सैंड वॉज चीपेस्ट रिसोर्सेज ऑफ सैंड, हाउ एवर द एक्सेसिव माइनिंग ऑफ रिवर बेड to meet the increasing demand for sand in the construction industry has led to the ecological imbalance and adversely affecting the environment। मतलब कि आजकल आप सभी को पेपर में आजकल आप सब पढ़ते होंगे रेत खनन माफिया के बारे में, ठीक है, जिसके ऊपर सरकार बहुत पाबंदियाँ लगाती है कि अवैध उत्खनन हो रहा है सैंड्स का। ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है हमारे रिवर्स के ऊपर और हमारे ये जो भी इन्वायरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है, इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। इसीलिए आजकल इसको क्या करती है गवर्नमेंट, इसको कंट्रोल करती है, ठीक है। आप कहीं से भी जाके आप रेत नहीं निकाल सकते किसी भी रिवर से, ठीक है, अदरवाइज आपको जेल हो सकती है, ठीक है। रिवर सैंड हैज़ ए सिलिका कंटेंट, ठीक है। एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ सिलिका कंटेंट मेक्स द सैंड यूजलेस फॉर कंक्रीट वर्क, जैसे कि मैं बताया कि पहले भी हम डिस्कस करते हुए आए हुए हैं सिलिका का क्या काम होता है, ठीक है। अगर इस सिलिका का अगर ज़्यादा प्रेजेंस होगा हमारे सैंड्स में तो ये क्या करेगा, यूजलेस है हमारे कंक्रीट वर्क के लिए, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, इफ्लोरेसेंस के लिए। इफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है, आप कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है तो आप देखते हैं कुछ दिन के बाद क्या होता है, हमारे स्ट्रक्चर्स के ऊपर वाइट पैचेस दिखने लग जाते हैं। बेसिकली वो एक तरह का इफ्लोरेसेंस है, ठीक है। वो जो वाइट पैचेस है वो एफ्लोरेसेंस होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, टू ओवरकम दिस सैंड शुड बी टेस्टेड फॉर सिलिका कंटेंट बिफोर यूजिंग इट। मतलब कि जब भी आप इस सैंड्स को यूज़ करेंगे तो आप चेक कर लीजिए कि इसमें सिलिका कंटेंट कितना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए गुड सैंड शुड हैव लेस देन 5% ऑफ सिलिका इन इट। मतलब कि एक अच्छे सैंड्स में क्या बोल रहा है, 5% से कम आपका सिलिका प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। देखो सी सैंड्स क्या होता है, सी सैंड नेक्स्ट है आपका। सी सैंड जो हमको मिलता है सीज के मतलब कि मरीन इलाके में, कोस्टल इलाके में, वहाँ पे जो सैंड्स अवेलेबल होती है, सैंड्स मिलती है, वो हमको मिलता है सी सैंड्स, ठीक है। जो बैंक्स में जो सोर्स में जो आपके सैंड्स मिलते हैं एज कम्पेयर वो उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते जितने आपके इस सी के जो बेड में मिलते हैं हमको, वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं ये बैंक वाले साइड से, ठीक है। और इस सी सैंड्स में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के इसमें आपके केमिकल्स प्रेजेंट हो सकते हैं या होते हैं, ठीक है। देखो इसके बाद आप अभी तक हमने सिर्फ 3 क्लासिफिकेशन देखा, बट अब हमने एक नया क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ एक आर्टिफिशियल सैंड है ये, ठीक है, जिसको हम नाम दे रहे हैं एम सैंड, ठीक है। क्यों, क्या ज़रूरत पड़ गई है हमने क्या ज़रूरत पड़ गई हमको कि हम एक एम सैंड्स मतलब कि एक मैन्युफैक्चरिंग सैंड्स का निर्माण किए, ठीक है, इसको डिराइव किए या फिर ऑब्टेन किए। कैसे ऑब्टेन किए, देखते हैं कैसे ऑब्टेन किए। तो क्या रीज़न था कि इसको ऑब्टेन करने का, सबसे पहले ये समझते हैं। तो क्या बोल रहा है देखो, ड्यू टू मैसिव ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन। आज के डेट में आप सभी को पता है कि कंस्ट्रक्शन का जो रेट है बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब जगह जगह देखो ब्रिज बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ठीक है, घर बन रहे हैं। तो आपके पास इतना सैंड्स तो अवेलेबल है नहीं कि आप उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो हमने क्या इन्वेंट किया, एक नेचुरल बिल्डिंग मटेरियल, सॉरी आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल, जिसका हमने नाम दिया मैन्युफैक्चरिंग सैंड। तो क्या बोल रहा है देखो, ड्यू टू मैसिव ग्रोथ इन कंस्ट्रक्शन हाई डिमांड फॉर सैंड इज अराइजन टू मीट द डिमांड एंड टू मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस विदाउट अफेक्टिंग द इन्वायरमेंट, एम सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड। एम सैंड इज एन अल्टरनेटिव टू रिवर सैंड। एम सैंड मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग सैंड प्रोड्यूस्ड बाय क्रशिंग ऑफ हार्ड ग्रेनाइट स्टोन। मतलब कि क्या बोल रहा है, हार्ड ग्रेनाइट स्टोन्स को क्रश करके जो सीमेंट्स बनाया गया है उसको बोल रहा है एम सैंड, ठीक है। एम सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ शेपिंग क्यूबिकली, देन ग्रेडिंग एंड क्लीनिंग बाय यूजिंग वीएसआई मशीन। दिस इज नॉट अवर पार्ट, ठीक है। वीएसआई मशीन क्या हमको नहीं जानना है, ठीक है, ये वीएसआई मशीन के थ्रू बनाया जाता है। द साइज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सैंड इज लेस देन 4.75 mm, तभी हम इसको क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि वो सैंड जो वो फाइन एग्रीगेट जो 4.75 mm से पास हो जाए हम उसको क्या बोलेंगे, फाइन एग्रीगेट, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ये ग्रेस ब्लू टू रेड इन कलर हो सकता है ये, और किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके टाइप्स ऑफ रॉक के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप आपने कौन सा रॉक यूज़ किया है क्रशिंग में, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग सैंड, ये एक तरह का क्या हो गया, आर्टिफिशियल बिल्डिंग मटेरियल्स, ठीक है। और क्या लिखा देखो, एज द नेम इट सेल्फ स्टेटिंग दैट सैंड इज मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली, द साइज ऑफ एम सैंड कैन बी इजिली कंट्रोल ड्यूरिंग क्रशिंग,
Since quality control is maintained in the process of preparing manufacturing sand, M sand don't have any silt material or organic impurities which is best suited for concrete construction. नेक्स्ट है हमारा स्टोन डस्ट। ठीक है, स्टोन डस्ट आमतौर पर सबसे ज़्यादा हमको कंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। क्यों? इसका यूज़ क्या करते हैं हम, इसको एज अ सेकंड फाइन एग्रीगेट के रूप में यूज़ करते हैं। जनरली अगर आप देखोगे तो आज के डेट में अगर आप सैंड का रेट सुनोगे तो इतना ज़्यादा हो गया है सैंड्स का रेट कि आप उसको बाई परचेस नहीं कर पाओगे, इतना हाई हो गया। ठीक है, मतलब कि अगर मैं बात करूँ, जो एक ट्रक आता है हाईवा का, जो आप नाम सुने ही होंगे, हाईवा का जो उसका जो पीछे जो ट्रॉली होता है जिसके ऊपर जिसमें हमारा सैंड फिल होकर के आता है, उसका जो साइज़ होता है वो 800 क्यूबिक फीट होता है। ठीक है, नॉर्मल वाले हाईवे की बात कर रहा हूँ, 800 क्यूबिक फीट होता है। और उस 800 क्यूबिक फीट का जो प्राइस है उस ट्रक का, मतलब कि जो सैंड आ रहा है हमारे पास, कम से कम मोर देन 20,000। ठीक है, 20,000 रुपीज़। और वही चीज़ में अगर मैं स्टोन डस्ट मंगाता हूँ उतना ही 800 क्यूबिक फीट, ठीक है, तो वो मेरे को एज़ कम्पेयर टू सैंड वो मेरे को सस्ते में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको वहाँ पे हम इसका स्टोन डस्ट का यूज़ हम कंक्रीट बनाते ही हैं, लेकिन हम उसको बेस वर्क में ज़्यादातर इसका यूज़ करते हैं, या फिर ऐसे जगह यूज़ करते हैं जहाँ पे हमको फिलिंग वर्क ही सिर्फ करना है। ठीक है, तो ये एक अल्टरनेटिव एक ऑप्शन है हमारे पास स्टोन डस्ट का कि हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सिंडर। ठीक है, सिंडर क्या है, एक ये कहाँ से मिलता है हमको, ये ब्लास्ट फर्नेस से हमको मिलता है। ठीक है, वहाँ से निकलता है ये। ठीक है, सुर्खी। ठीक है, ये भी एक तरह का हम यूज़ करते हैं इसको। सुर्खी का कहाँ यूज़ करते थे हम लोग, सुर्खी का हम लोग यूज़ करते थे सीमेंट्स बनाने के लिए भी। ठीक है, और इसका ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, मोटार वोटार में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कहाँ से फॉर्म होता है ये, जो भी हमारे ब्रिक्स होते हैं, जब हम ब्रिक्स बनाते हैं तो ब्रिक्स क्या होते हैं, कई बार ओवरबर्न्ड हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कई बार टूट जाते हैं, तो उन टूटे हुए ब्रिक्स को हम क्या करते हैं, फिर ओवरबर्न्ड ब्रिक्स को क्या करते हैं हम क्रश करते हैं। क्रश करके जो हमको पाउडर मिलता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, सुर्खी। तो सुर्खी एक तरह का पाउडर है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका देखो टाइप्स ऑफ कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट मतलब कि वो एग्रीगेट जो आपका 80 mm से पास हो जाए और 4.75 से रिटेन हो जाए। ठीक है, जिसमें आपका स्टोन ब्लास्ट है, ग्रेवल्स है, ब्रिक ब्लास्ट है, क्लिंकर्स है। ये मेनली आपका, ये स्टोन ब्लास्ट आपका कहाँ यूज़ होता है, ये स्टोन ब्लास्ट आपका यूज़ होता है आपका जनरली आप रेलवे वर्क्स देखे होंगे तो वहाँ पे यूज़ होता है। ये ग्रेवल्स कहाँ यूज़ होता है, ये ग्रेवल्स आपका कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ होता है। ब्रिक ब्लास्ट कहाँ यूज़ होता है, आपका मास कंक्रीटिंग में यूज़ होता है। क्लिंकर्स कहाँ यूज़ होता है, ये भी एक तरह का सीमेंट्स फॉर्म करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर हाँ एक चीज़ और, क्लिंकर याद हो आपको, जब मैं ब्रिक्स पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको ब्लॉक्स के बारे में बताया था, सिंडर ब्लॉक्स। ठीक है, ठीक है, तो देखो स्टोन ब्लास्ट कैसा दिखता है, कहाँ से ऑब्टेंड होता है स्टोन ब्लास्ट, ये आपका ऑब्टेंड होता है आपके रॉक्स के थ्रू। हम माइनिंग करके भी इसको बना सकते हैं, या फिर ड्यू टू वेदरिंग एक्शन के थ्रू भी हमको ये मिल सकता है। ठीक है, या फिर हम इसको हमारे क्रशर मिल्स में भी इसको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आपका क्लिंकर्स। ठीक, तो ये हो गया आपका क्लिंकर्स। इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, सीमेंट्स बनाने में। कौन सा सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट्स। अब हम जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन शेप। शेप मतलब कि क्या, दो टाइम बेसिकली 4 टाइप के शेप होते हैं। क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको डिस्कस किया स्टार्टिंग में, राउंडेड होते हैं, फ्लैकी होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं। ठीक है, तो इलोंगेटेड मतलब कि क्या, तो देखो ये सब पिक्चर्स देखते हैं, वो एग्रीगेट्स जिसका साइज जिस जिसका साइज, ठीक है, इसके ये वाला जो लेंथ होता है उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ऐसे स्ट्रक्चर, ऐसे टाइप के जब हमको पत्थर मिलेंगे, स्टोन्स मिलेंगे, एग्रीगेट मिलेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इलोंगेटेड एग्रीगेट्स। और देखो इसमें क्या है, और जो फ्लैकी एग्रीगेट्स क्या होता है, जिसका साइज क्या होता है थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट फ्लैकी टाइप, ये जो शेप होता है इसको बोला जाता है फ्लैकी, फ्लैकी शेप। तो उस टाइप के जब कभी भी आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिले, एग्रीगेट्स देखने को मिले, तो ये हो गया आपका फ्लैकी एग्रीगेट्स। ठीक है, तो देखो क्या लिखा हुआ है, एलोंगेटेड एग्रीगेट्स क्या बोल रहा है, लेंथ इज 1.8 टाइम्स और 9/5 ऑफ इट्स मेन डायमेंशन। ठीक है, और फ्लैकी को क्या बोल रहा है, देखो लीस्ट लेटरल डायमेंशन शुड बी लेस देन 0.6 टाइम्स और 3/5 ऑफ मेन डायमेंशन, orient in one plane with water and air voids underneath and adversely affect durability and are restricted to maximum of 15%। ठीक है, तो बस आपको उसको बस शेप याद रखना है। ठीक है, इतना ज़्यादा आपका पूछेगा नहीं कि फ्लैकी क्या होता है, बट आपको पता होना चाहिए कि अगर कल को आपको इस टाइप का अगर कोई शेप देखने को मिल जाए किसी एग्रीगेट्स में, तो ये फ्लैकी इन नेचर होगा या फ्लैकी इन शेप होगा। ठीक है, और ये इलोंगेटेड होता है।
ठीक है। अब देखो इसके अलावा भी हमारे पास दो टाइप के और एग्रीगेट्स होते हैं, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया है, बट आपको मैं वो नोट्स सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसके अलावा भी क्या होते हैं हमारे पास, दो टाइप के और होते हैं। एक तो होता है राउंडेड पार्टिकल्स होता है, दूसरा होता है आपका एंगुलर और क्यूबिकल टाइप्स के पार्टिकल्स, ठीक है। वो भी दो टाइप के होते हैं। जनरली हम सबसे ज़्यादा एंगुलर यूज़ करते हैं हमारे कॉन्क्रीटिंग वर्क में। जब भी हमको कंक्रीट बनाना होता है और हमको हायर स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, एंगुलर या फिर क्यूबिकल एग्रीगेट्स हम प्रीफर करते हैं। आमतौर पर जो आप ग्रेवल्स देखते हो या गिट्टी देखते हो जो मार्केट्स में अवेलेबल होता है, वो एंगुलर इन शेप होता है, ठीक है। और राउंडेड हम कब यूज़ करते हैं, राउंडेड जब हमको बेटर वर्केबिलिटी की आवश्यकता होती है कंक्रीट में, तब हम राउंडेड पार्टिकल्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है आपका, क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन सरफेस टेक्सचर, मतलब कि सरफेस टेक्सचर्स के आधार पर, उसके स्मूथनेस और रफनेस के आधार पर भी आपके एग्रीगेट्स को क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि ग्लासी, दूसरा आपका स्मूथ, तीसरा आपका ग्रैनुलर, चौथा आपका रफ, पांचवा आपका क्रिस्टलाइन, छठवा आपका हनीकॉम्ब एंड पोरस। ग्लासी का अगर एग्जांपल लें, मतलब कि क्या, ये जो सरफेस होता है थोड़ा ग्लासी नेचर होता है, ये सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है। अगर आपको इस टाइप के ग्लासी नेचर में, अगर ग्लासी टेक्सचर में अगर आपको कोई एग्रीगेट मिलता है, तो अगर आप उसको कंस्ट्रक्शन काम में अगर यूज़ करते हो, तो जो एग्रीगेट हो, ये पहली बात तो कमज़ोर होता है, ठीक है। तो ये आपके स्ट्रेंथ ऑफ द, अगर मान लो अगर आप कोई कॉन्क्रीट्स तैयार कर रहे हैं, तो ये उसके स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस कर देगा, उसको प्रभावित कर देगा। तो ध्यान रखेंगे, जब कभी भी ग्लासी नेचर का अगर आपको कोई एग्रीगेट्स मिले, तो आप उसको अवॉइड कीजिए, ठीक। उसका एग्जांपल ले लेते हैं ग्लासी नेचर का। क्या क्या होगा, एक तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ब्लैक फ्लिंट लिखा हुआ है, ठीक है। ये हो गया उसके ठीक है। दूसरा आपका देखो स्मूथ सरफेस। अगर मान लो किसी एग्रीगेट्स का सरफेस स्मूथ है, ठीक है, उसका जो टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, जैसे कि ग्रेवल, जैसे कि मार्बल, जैसे कि स्लेट, जैसे कि चॉक, ये सब क्या हो गया, इसके एग्जांपल हो गए। तो ये हो गया आपके स्मूथ वाले, ठीक है। अब स्मूथ वाले एग्रीगेट्स का हम कहाँ यूज़ करेंगे, मतलब कि जो भी इस एग्रीगेट्स का टेक्सचर स्मूथ हो, तो हम उसका यूज़ करेंगे ऐसे जगह जहाँ पे हमको हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, ठीक है। कंक्रीट बनाने के लिए ये सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, स्मूथ एग्रीगेट्स, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमको हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको मिलता है, ठीक है। तो हम इस एग्रीगेट्स का यूज़ करेंगे, स्मूथ एग्रीगेट्स का एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल होगा ग्रेवल, मार्बल, स्लेट, चॉक एक्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रैनुलर, ठीक है। ग्रैनुलर जो ग्रैनुलर आपका जो सरफेस है, मतलब कि ग्रैनुलर इन शेप होगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल ने सैंडस्टोन, ठीक है। ग्रैनुलर बेस्ट होता है आपका किसी भी पार्टिकल्स, ये किसी भी कंक्रीट्स बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या, रफ सरफेस। अब जब कभी भी हमको हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ अंडर टेंशन की आवश्यकता हो, मतलब कि हायर फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ की आवश्यकता हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, आपका रफ सरफेस यूज़ करेंगे, रफ सरफेस वाला एग्रीगेट यूज़ करेंगे। एग्जांपल रफ सरफेस का एग्जांपल आपका यहाँ पे बेसाल्ट है। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इसके अलावा सैंडस्टोन हो सकता है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, एल्टीज हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। रफ सरफेस को हम लोग एंगुलर इन शेप भी बोल सकते हैं। जनरली जो रफ सरफेस के जो एग्रीगेट्स होते हैं वो एंगुलर इन नेचर, मतलब कि एंगुलर इन शेप होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्रिस्टलाइन सरफेस किसका किसका होता है, बेसाल्ट का भी हो सकता है, यहाँ पे रफ में तो लिखा ही है, बट बेसाल्ट के भी कोई कुछ देखा गया कभी कभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स, ठीक है, या फिर क्रिस्टलाइन सरफेस देखा गया है। उसके अलावा क्या है, डोलेराइट है, ग्रेनाइट है एंड ग्लासिक्स है, ये सब क्रिस्टलाइन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्या है आपका, देखो हनीकॉम्ब एंड पोरस, उसके लिए क्या है एग्जांपल, ब्रिक्स एंड स्लैग्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो सरफेस होता है कैसा होता है, हनीकॉम्ब टाइप का होता है थोड़ा, ठीक है। और क्या हो सकता है इसके अलावा, स्कॉरिया भी उसका एग्जांपल हो सकता है, परनिस है इसका एग्जांपल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन ऑफ एग्रीगेट्स की। तो कैसे क्या बोल रहा है, देखो एग्रीगेट सेल भी कैसा होना चाहिए, हार्ड,
कैसा होना चाहिए, ड्यूरेबल, और कैसा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और फ्री फ्रॉम एडहेरेंट कोटिंग्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, मतलब कि इसमें किसी भी तरह का ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट मत हो जो कि आपको इन्फ्लुएंस करे आपके किसी भी स्ट्रक्चर्स को जो भी आप बना रहे हो, ठीक है। हो सकता है कंक्रीट्स की वर्केबिलिटी को अफेक्ट कर जाए, तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए जो भी आप एग्रीगेट्स वहाँ यूज़ कर रहे हैं, ताकि कल को उसमें लोड्स आए, इम्पैक्ट्स आए तो और वियर एंड टीयर हो तो उसको रेसिस्ट कर सके ईजिली, ठीक है। और कोई किसी तरह के केमिकल से फ्री हो, ठीक। और क्या बोला देखो, एग्रीगेट शेल नॉट कंटेन हार्मफुल इम्प्योरिटीज सच एस आयरन, पायराइट्स, अल्कली, साल्ट्स, कोल, माइका, सेल और अदर मटेरियल्स विच विल अफेक्ट हार्डनिंग एंड अटैक रेनफोर्समेंट, ठीक है। ये सब मैंने डिस्कस कर लिया। अगर मान लो सल्फ़र प्रेजेंट होता है, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, सल्फर्स का ही ले लेते हैं, चलो। सल्फर्स अगर ज़्यादा अगर वहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो वो क्या करेगा, सल्फर अटैक करेगा किसके ऊपर, कॉन्क्रीट्स के ऊपर। अगर इससे क्या होगा, आपका करोजन होगा, ठीक है, किसमें, आपके रेनफोर्समेंट में, मतलब कि क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर्स बनाए हुए वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जब भी हम लोग सिलेक्शन करेंगे एग्रीगेट्स का, कैसा होना चाहिए, वो हार्ड होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एडहेरेंट कोटिंग्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, ठीक है। और क्या होना चाहिए, इसमें किसी भी तरह का हार्मफुल इम्प्योरिटीज नहीं हो, ठीक है। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि स्ट्रेंथ, जैसे कि हार्डनेस, जैसे कि टफनेस, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी, जैसे कि पोरोसिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑब्वियसली सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। जो एवरेज वैल्यू हम बेसिकली जो एग्रीगेट्स होता है ये हमको क्या प्रोवाइड करता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ठीक है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है जब कभी मान लो अगर आपका कोई आपने कोई कंक्रीट बनाया, अगर उसको आप जब क्रश करेंगे, कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, इजिली क्रश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मतलब कि क्या कर रहा है, एग्रीगेट्स हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। तो एक एवरेज वैल्यू देखो यहाँ पे कंसिडर किया गया है किसका, एक एग्रीगेट्स का, डेट इज 200 न्यूटन पर mm², ठीक है। तो ये हो गया आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक। और बेसिकली जब कभी भी हम कॉन्क्रीट्स बनाते हैं तो कॉन्क्रीट्स में जो स्टोन्स जो हम यूज़ करते हैं, वहाँ एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं, वो बेसिकली वही हमको बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, अगर मान लो मैं M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाता हूँ, मतलब कि क्या, 20 क्या बता रहा है यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, M क्या बता रहा है वहाँ पे मिक्स प्रपोर्शन। तो एग्जांपल लेते हैं M20 जिसका ग्रेड ऑफ कंक्रीट है, जो कि एक तरह का जिसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3, मतलब कि क्या, 1 अमाउंट ऑफ सीमेंट, 1.5 अमाउंट ऑफ सैंड एंड 3 अमाउंट ऑफ एग्रीगेट्स, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखो 1.5 टाइम्स ऑफ सैंड्स यूज़ किया जा रहा है और 3 टाइम्स ऑफ आपका एग्रीगेट्स मतलब गिट्टी यूज़ किया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू सीमेंट्स, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यही जो दो है सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं एग्रीगेट्स को, सॉरी आपके कॉन्क्रीट्स को, ठीक है। और जो 20 जो निकल के आ रहा है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मोस्टली उसमें जो सबसे ज़्यादा हाथ होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यही एग्रीगेट्स, ठीक है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट्स, हार्डनेस ऑफ एग्रीगेट इज एबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट टू विथ स्टैंड वियर और लोड अप्लाइड प्रेशर। दिस हार्डनेस इज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेरेंट्स रॉक। द टेस्ट कैन बी ऑब्टेन, द हार्डनेस इज द एब्रेशन टेस्ट। एक एब्रेशन टेस्ट होता है जो कि हम लॉस एंजलिस एक इक्विपमेंट्स है, ठीक है, लॉस एंजलिस, या फिर हमारे पास एक डेवल्स एब्रेशन टेस्ट होता है। इसके थ्रू हम लोग हार्डनेस टेस्ट करते हैं हमारे एग्रीगेट्स का कि वो एप्लीकेबल है कि नहीं है हमारे रोड में यूज़ करने के लिए। क्यों, क्योंकि रोड्स में क्या होती है, गाड़ियाँ चलती है, गाड़ियाँ चलेंगी तो वहाँ पे क्या होगा, इम्पैक्ट आएगा तो क्या होगा, वहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी, वियर एंड टियर होगा, तो हो सकता है हमारा जो एग्रीगेट्स है वहाँ पे कल को उतना इतना हमारा जो एग्रीगेट है वो इतना हार्ड होना चाहिए कि वो उस वियर एंड टियर को और उस इम्पैक्ट्स को रेसिस्ट कर सकें, ठीक है। उस टेस्ट के थ्रू हम लोग क्या डिटरमाइन करते हैं, हम वहाँ से एग्रीगेट क्रसिंग वैल्यू, एग्रीगेट्स का हम वहाँ पे टेस्टिंग करके हम क्या निकालते हैं, वहाँ पे एग्रीगेट्स वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है, एब्रेशन वैल्यूज निकालते हैं, ठीक है। वो एब्रेशन वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, फॉर वियरिंग सरफेस, एंड 50% ज़्यादा नहीं होना चाहिए फॉर नॉन वेयरिंग सरफेस। नॉन वेयरिंग सरफेस मतलब कि जैसे कि आपका रेलवे रेलवे ट्रैक्स में जो भी हम एग्रीगेट्स यूज़ करते हैं उसका जो एब्रेशन वैल्यू है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो रोड सरफेस में यूज़ करते हैं, मतलब कि जहाँ पे हमारे गाड़ियाँ चलती हैं, मोटर बाइक्स चलते हैं, वहाँ पे हमको जो एग्रीगेट यूज़ करेंगे उसका वियर एंड टियर या फिर एब्रेशन वैल्यू 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इन केस अगर वो 30% से ज़्यादा होता है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे हमारे एज ए कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स के रूप में, वहाँ पे एज एग्रीगेट्स के रूप में वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। टफनेस,
ठीक है। टफनेस क्या बोल रहा है देखो, इट इज़ द रेसिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट्स टू फेलियर बाय इम्पैक्ट। इम्पैक्ट के कारण अगर कोई एग्रीगेट फेल करता है, ठीक है, और उसको ये मटेरियल रेसिस्ट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, टफनेस। टफनेस एक तरह की प्रॉपर्टी होती है, जितनी भी ये सब प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम टफनेस डिटरमाइन करने के लिए हम हमारे लैब में एक इम्पैक्ट टेस्टिंग होता है, ठीक है। इक्विपमेंट्स का नाम है इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन। उस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में हम इस एग्रीगेट्स का इम्पैक्ट टेस्ट करते हैं, ठीक है, कि मतलब कि इम्पैक्ट की वजह से इसमें क्या इसकी वैल्यू आ रही है। तो हम बेसिकली वहाँ से एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू निकालते हैं, जो कि इसके वेट का 45% ऑफ वेट से, मतलब कि अगर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ज़्यादा हुआ तो हम उसको नहीं यूज़ कर सकते। कहाँ नहीं यूज़ कर सकते, कंक्रीटिंग वर्क में या कंक्रीट बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट। ड्यूरेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द एग्रीगेट टू विथस्टैंड एक्सटर्नल और इंटरनल डैमेजिंग अटैक, और इन अदर वर्ड्स साउंडनेस ऑफ एग्रीगेट्स। दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाई कैरिंग आउट द साउंडनेस टेस्ट, ठीक है। साउंडनेस टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी एग्रीगेट्स की ड्यूरेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर लिए। मेनली ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ नहीं होते इसके, मुश्किल से 6 प्रॉपर्टीज़ हमको यहाँ पे डिस्कस करना होता है। इसके अलावा एक और टेस्ट होता है, डेट इज़ वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एग्रीगेट्स हैं इसका हम यूज़ क्या करते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं उसको वाटर में डिप करके रखते हैं 24 आवर्स के लिए। एंड उसके बाद हम इसका वेट चेक करते हैं, और जो भी हमारा इनिशियल, जब हम ड्राई फॉर्म में जब ये एग्रीगेट्स होता है उसका वेट निकालते हैं और उसको, ठीक है, वहाँ से हम इसका वाटर एब्जॉर्प्शन डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गई कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एग्रीगेट्स।